स्टूडेंट्स, कंपनी के निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, जो सबसे पहली कड़ी जो होती है, जिसको कि हम प्रवर्तन की अवस्थाएं यानी कि स्टेज ऑफ प्रमोशन कहते हैं। जो बिजनेसमैन होता है, जिसके माइंड में आइडिया आता है कि मुझे बिजनेस करना है, वहां से ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी स्टार्ट होता है। और वो क्या करता है, जैसे हमारे माइंड में आता है कि हमें कोई बिजनेस करना है, तो किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, या कौन से प्रोडक्ट का का निर्माण हम करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। देखिए, पहले बहुत प्रकार के उद्योग व्यवसाय किए जाते थे, समाज सेवा के लिए कर रहे छोटे बड़े उद्योग व्यापार करते थे। लेकिन आज का व्यवसायी वर्ग मेन ये है कि जो मार्केट की डिमांड है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो भी अधिक हो, क्वालिटी भी अच्छी हो। इसके लिए वो कंपनी की स्थापना करना चाहता है और नए नए व्यवसायिक अवसरों की खोज करता है। सबसे जब वो कई जगह कई प्रकार के अवसरों की खोज करता है, बहुत मार्केट का सर्वे करता है, उसके बारे में जांच पड़ताल करता है, डिस्कवरी करता है। वो करने के बाद जितना कुछ भी, जो कुछ भी उसके पास इकट्ठा होता है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उसके पास आता है, फिर उन सारे इंफॉर्मेशन की डिटेल में जांच करता है, यानी कि उसकी विस्तृत जांच पड़ताल करता है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस करता है कि क्या मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने सोचा है, और जो कुछ भी उसके बारे में मुझे जानकारी मिली है, उसकी विशेषज्ञों से जांच करवाता है। क्योंकि कंपनी की स्थापना करना कोई आसान बात नहीं है। जब हम कंपनी की स्थापना करते हैं, उसमें बड़ी मात्रा में पूंजी की भी आवश्यकता होती है, बड़ी मात्रा में पूंजी लगाएं, और अगर सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, सही से जांच पड़ताल नहीं किया, तो जितनी भी प्लानिंग करी है सभी प्लानिंग ही रह जाएंगे, वो एक साकार रूप नहीं ले पाएंगे। इसके बाद क्या होता है, विवरणों का एकत्रीकरण, असेंबलिंग द प्रमोशंस। जो कुछ भी जहां जहां से हमने जानकारियां हासिल की थी, उन सबको एक जगह एकत्र करना, और उसके बारे में उस पर विचार विमर्श करना, विशेषज्ञों से उसकी जांच करवाना कि जितने भी हमने जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है इस बिजनेस से रिलेटेड, ये सभी सही हैं, और अभी तक हमने जो भी स्टेप लिया है वो सारे सही हो। इसके लिए जब आपने व्यवसायिक अवसरों की खोज कर ली, सोच लिया क्या बिजनेस करना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, उसकी जांच पड़ताल भी करवा ली, इन्वेस्टिगेशंस भी करा लिए, और जितने भी आपके पास डिटेल्स में मिले थे उन सबको एक जगह असेंबल भी कर लिया, उनको एक जगह इकट्ठा भी कर लिया। तो अब बात आती है, कंपनी की स्थापना करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशंस, वित्त व्यवस्था करना, पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस की व्यवस्था करना, क्योंकि कंपनी के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की भी आवश्यकता होती है। देखिए, ये फाइनेंस ना, अभी तक जितने भी आपने काम किए हैं, जो भी डिस्कवरी करी है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस किया है, असेंबलिंग करी है, अगर फाइनेंस इकट्ठा नहीं हो पाया तो ये सारी की सारी प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग ही रह जाएगी, उसको एक कंपनी का रूप नहीं मिल पाएगा। इसलिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये भी कितना होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पूंजी की व्यवस्था होनी चाहिए। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो कंपनी का जो प्रमोटर होता है, जो प्रवर्तक होता है, फिर कंपनी को समामेलन कराने की आवश्यकता है। समामेलन मीन्स कि कंपनी को कंपनी अधिनियम के नियमों के तहत उसका रजिस्ट्रेशन कराना, इसे समामेलन का अर्थ है। ये जो समामेलन है, इनकॉर्पोरेशन है, इसके भी ये भी 2 पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट है प्रीलिमिनरी स्टेप यानी कि प्रारंभिक कार्यवाही, और फिर है सेकंड स्टेप पे है डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास प्रलेखों को जमा करवाना। जो फर्स्ट है प्रारंभिक स्टेप में क्या करना होता है, समामेलन कराने से पहले, किसी भी कंपनी का समामेलन करने के लिए कुछ प्रारंभिक कार्यवाही करनी होती है। कुछ स्टार्टिंग में भी समामेलन से पूर्व की जो तैयारियां होती हैं वो सभी प्रारंभिक कार्यवाही में आ जाता है। समामेलन के पूर्व की क्या तैयारियां,
किसी कंपनी की स्थापना करने से पूर्व कंपनी का आप नाम सोचेंगे कि कंपनी का क्या नाम रखेंगे, कंपनी का कार्यालय कहाँ पे रखेंगे, कंपनी किस राज्य में व्यापार करेगी। इन सारी चीज़ों की को पहले ही विचार करना होता है, क्योंकि जिस राज्य में कंपनी अपना कार्य करेगी, जहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस होगा, उसी राज्य के, उसी स्टेट के रजिस्ट्रार के यहाँ कंपनी का समामेलन यानी कि इनकॉर्पोरेशन कराना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने यूपी में कंपनी, यूपी के रजिस्ट्रार के यहाँ अपनी फाइल जमा करी है रजिस्ट्रेशन के लिए और आप बिहार में जाकर बिजनेस करोगे। नहीं, जिस स्टेट में हम करते हैं वही करना होता है। तो एक कंपनी के प्रवर्तक को, प्रमोटर को ये भी सोचना होता है कि वो कहाँ पे बिजनेस करेगा। उसको जहाँ ऐसे स्थान का भी चयन करना होता है जहाँ पे उसको उसकी कंपनी के लिए की स्थापना के लिए सारी जो प्रारंभिक चीज़ें होती हैं वो उसको आसानी से सुलभ हो जाए, वो ईजिली उसके लिए जैसे उसको आसानी से लेबर मिल जाए, उसको रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होगा तो वो उस स्थान पर उसको आसानी से मिल जाए, मार्केट वहाँ से नज़दीक हो। इन बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तब एक कंपनी का प्रमोटर कंपनी के लिए, उसके कार्यालय के लिए, उसके हेड ऑफिस के लिए किसी स्थान को का चयन करता है। और हमने जिस स्थान का चयन किया है वहाँ पे हमें पर्याप्त मात्रा में कंपनी की स्थापना के लिए स्थान भी मिल जाए, ये भी ध्यान रखना होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रीलिमिनरी स्टेप्स होते हैं। प्रारंभिक कार्यवाहियों में बहुत कुछ करना पड़ता है एक कंपनी के प्रमोटर को। जब वो अपनी संपूर्ण कंपनी के समामेलन के लिए जितनी भी प्रारंभिक कार्यवाहियां हैं उन सबको वो पूरा कर लेता है, वो सारी तैयारियां उसकी जब पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद तब सेकंड स्टेप पे आता है कि उसको रजिस्ट्रार के यहाँ उसको रजिस्ट्रार के पास प्रलेखों को जमा करना होता है। उसके जितने भी कंपनी के समामेलन के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको उस स्टेट के, उस राज्य के रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करना होता है। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैंने पीछे भी बताया, आपको फिर से बता देती हूँ कि इसमें जो मेन होते हैं, जो कंपनी के सीमा नियम और पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम होते हैं, यानी कि कंपनी के जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी के मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स हैं, ये इससे रिलेटेड जितने भी एक कंपनी को अस्तित्व में आने के लिए जो कुछ भी आवश्यक प्रलेख की आवश्यकता होती है वो सारे उसको रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करना होता है। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी के जो प्रमुख सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का नाम, उनका संपूर्ण विवरण और उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। कंपनी के जो प्रमुख सदस्य होते हैं उनका होना चाहिए। जैसे कि एक सार्वजनिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी की कंडीशन में उसके पार्षद सीमा नियम पे, अंतर नियम पे कम से कम 7 सदस्यों के हस्ताक्षर, सिग्नेचर होने चाहिए। इसके अलावा भी कंपनी को प्रमुख डॉक्यूमेंट्स में, अगर कंपनी इस प्रकार का बिजनेस कर रही है जिसके लिए उसको अलग से स्पेशल लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, तो इन नियमों के अलावा, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अलावा कंपनी को अगर कुछ ऐसा कार्य कर रही है जिसको बिना लाइसेंस लिए नहीं किए जा सकते हैं तो लाइसेंस भी रजिस्ट्रार के कार्यालय में, कि आपने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है, वो भी उसको फाइल करना पड़ता है वहां पर। साथ ही साथ एक उसको रिटर्न में उसको देना भी पड़ता है कि कंपनी के समामेलन के लिए, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जो कुछ भी कंडीशंस कंपनी अधिनियम के तहत, जो कुछ भी कंपनी एक्ट के तहत जो कुछ भी आवश्यक कार्यवाही होती है सबको उसने कंप्लीट कर लिया है और उसने किसी भी नियम की अनदेखी नहीं करी है। और ये जब इस प्रकार से जब जो कंपनी का प्रमोटर होता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर ये सारी चीजें फाइल करता है तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन की एक फीस होती है, एक शुल्क होता है, उसको भी उसको जमा कराना पड़ता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं, अगर लाइसेंस की आवश्यकता है तो लाइसेंस भी जमा कराना होता है। थर्ड चीज कि उसको एक रिटर्न में देना पड़ता है कि उसने सारी लीगल कार्रवाइयाँ कंप्लीट कर ली है, उसे कुछ भी छोड़ा नहीं है। और फिर इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन की जो चार्ज होता है, जो फीस होता है, उसको भी रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करना होता है, यानी रजिस्ट्रार के ऑफिस में। जब रजिस्ट्रार देखता है
उनकी फाइल को चेक करता है, अच्छे से देखता है कि जो प्रमोटर है उसकी सारी चीज़ें सही हैं, उसका पूरा फाइल पढ़ता है। जब वो उससे सेटिस्फाइड हो जाता है तो उनको एक समामेलन का प्रमाण पत्र, उनको एक कॉर्पोरेशन का इनकॉर्पोरेशन का उसको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि अब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। जैसे ही कंपनी कोई समामेलन हो जाता है तब उसके बाद कंपनी के पास एक बड़ा काम हो जाता है, एक बड़ी जिम्मेदारी आती है कि उसको, अगर वो एक पब्लिक कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो उसको बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आवश्यक नेसेसरी जो उसके लिए फाइनेंस है उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। बिना उसके वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है कि उसके लिए वित्त की व्यवस्था करें, क्योंकि बिना इसके तो वो काम कर ही नहीं सकते। बिना वित्त के कोई, बिना फाइनेंस के कोई बिजनेस उसी प्रकार से है जैसे कि हमारी इस बॉडी से ना पूरा ब्लड निकाल दिया जाए तो हमारी बॉडी क्या है, काम कर पाएगी, इसमें जीवन रहेगा, नहीं रहेगा। उसी प्रकार से किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पूंजी अभिदान यानी कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बिना इसके तो बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी भी कंपनी को कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पे सबसे पहले उसको क्या करना होता है, मीन्स जो एक सार्वजनिक कंपनी होती है वो अंशों के माध्यम से या अंशों ऋण पत्रों के माध्यम से अपनी पूंजी एकत्र करती है, शेयर्स डिबेंचर्स के माध्यम से। बट उसके पहले उसको सेबी से अप्रूवल लेना होता है, सेबी की स्वीकृति लेनी पड़ती है, यानी कि सेबी से परमिशन लेने से, शेयर्स इशू करने से पहले सेबी से परमिशन लेना पड़ता है। और कोई भी बातें जो सेबी के रूल्स के अगेंस्ट होती हैं, जो खिलाफ होती हैं, वैसे नहीं करना होता है और उससे कुछ भी छिपाना नहीं होता है। अगर आपने या किसी कंपनी के प्रवर्तक ने सेबी से कुछ बातें छिपाई हैं और बाद में वो अगर सेबी के सामने स्पष्ट हो जाती हैं तो सेबी इस प्रकार की कंपनियों का रजिस्ट्रेशन को वो कैंसिल भी कर सकती है। ये सेबी के पास राइट होता है। ये जो सेबी है ये एक ऐसी संस्था होती है जो कि भारत के पूंजी बाजार के ऊपर, यानी कि यहाँ पे इंडिया में जो भी इस तरह के पूंजी बाजार हैं उन सब पे नियंत्रण रखने का कार्य करती है। और जो जैसे कंपनी है तो जो कंपनी के शेयर्स होल्डर्स हैं उनके फेवर में ये कार्य करती है। तो सेबी से बिना परमिशन लिए आप पूंजी अभिदान यानी कि शेयर्स वगैरह इशू करने का काम नहीं कर सकते, पहले सेबी से परमिशन लेना है। जब सेबी से परमिशन मिल जाता है तब फिर सेकंड स्टेप आता है प्रविवरण का निर्गमन, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि अब आप सेबी से परमिशन मिलने के बाद जनता को, पब्लिक को शेयर्स परचेस करने के लिए प्रोस्पेक्टस जारी कर सकते हैं। और प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है जिसमें कि कंपनी का संपूर्ण विवरण, इसके जो डायरेक्टर्स हैं उन सब के बारे में, उनसे रिलेटेड डिटेल्स दिए हुए होते हैं। जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको कितना लाभ में हिस्सा मिले, लाभांश यानी डिविडेंड कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें और वो सभी कुछ आवश्यक जो कंपनी के पार्षद नियम, सेवा नियम में जो प्रमुख बातें होती हैं उनका भी इसमें विवरण होना चाहिए। इसके बाद जब कंपनी को सेबी से अप्रूवल मिल गया, उसने प्रोस्पेक्टस भी इशू कर लिया, अब उसको एक जो नेक्स्ट स्टेप है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स, यानी उसको बैंकर, दलाल और अभिभावकों की नियुक्ति करनी पड़ती। ये क्या होते हैं? देखिए, ज्यादातर कंपनियां अपनी कंपनियों के शेयर्स को बेचवाने के लिए, उसको मार्केट में सेल करने के लिए किसी न किसी एजेंट को, किसी बैंक को, किसी ब्रोकर को नियुक्त करती हैं जो कि उस कंपनी के शेयर्स को बिचवाने की जिम्मेदारी लेता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है अंडर राइटर्स यानी कि अभिभावक। ये क्या होते हैं? ये ऐसी संस्थाएं या बैंक भी हो सकता है, कोई फाइनेंस कंपनी हो सकती है जो इन कंपनियों के शेयर्स को बिकवाने की जिम्मेदारी लेता है,
अगर इन केस कंपनी का शेयर नहीं बिकता है तो ये खुद ही उस कंपनी के बचे हुए शेयर्स को परचेज कर लेते हैं। लेकिन ये जो बैंकर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं या विकोपक जो होते हैं, जो कंपनियों के शेयर बिकवाने की जिम्मेदारी लेते हैं, बदले में ये कंपनी से अपना फीस चार्ज करते हैं, एक अपना अच्छा खासा फीस लेते हैं। इसके बाद कंपनी का मान लीजिए मार्केट में शेयर भी इशू हो गया, प्रोस्पेक्टस इशू हो गया, शेयर जारी हो गया, तो उसके बाद सेबी ने एक रूल बना रखा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान, यानी कि कंपनी का जिस डेट में प्रोस्पेक्टस जारी हुआ है उस डेट से लेकर 4 महीने के अंदर, यानी कि 120 डेज के अंदर उसकी जो निर्गमित राशि है, इशू कैपिटल है, उसका 90%, मिनिमम 90% आने के बाद ही कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है। अगर इन केस कोई कंपनी 120 डेज के अंदर 90% नहीं इकट्ठा कर पाती है, 90% उसका जो इशू कैपिटल है उसका 90% नहीं इकट्ठा कर पाती है, तो ऐसी कंडीशंस में कोई भी कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती है। ये सेबी का रूल है। इसके बाद सपोज 120 डेज में 90% अगर कोई कंपनी इकट्ठा कर लेती है अपने इशू कैपिटल का, तो उसके बाद फिर उसको एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, उसको स्कंद विपणि को आवेदन भी करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में भी उसको एप्लीकेशन देना पड़ता है। उसके बाद है, अगर ये सारी चीज़ें ऊपर की सारी कार्रवाई सारे जो स्टेज है उसको पार करते हुए कंपनी का जो प्रमोटर है वो आगे बढ़ते हैं, तब अब उन्होंने 120 डेज में 90% का जो शेयर्स कैपिटल है वो इकट्ठा कर लिया है। अब वो नेक्स्ट स्टेप पे यानी कि शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं, यानी जितना उनके पास एप्लीकेशन आया है शेयर को खरीदने के लिए, जिन लोगों ने अप्लाई किया था शेयर्स खरीदने के लिए, उन लोगों को वो कंपनी अपनी इच्छा अनुसार उनको वो शेयर अलॉट कर सकती है, आवंटित कर सकती है। ये जब सारा स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अगर कंपनी ने सही ढंग से ये सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, तब उसको बिजनेस स्टार्ट करना होता है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व हर कंपनी को रजिस्ट्रार के पास ये एक सूचना देनी होती है कि उसने अपने जो भी कंपनी अधिनियम और सेबी के जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग उसने न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त कर ली है, उसने जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट था उसको उसने प्राप्त कर लिया है और उसने सारे नियमों का सही ढंग से पालन किया है। अब वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। इस प्रकार से वो रजिस्ट्रार के यहाँ उसको मैसेज देती है। जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो रजिस्ट्रार के यहाँ ये सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं रिटर्न में, और उसके बाद फिर रजिस्ट्रार के यहाँ से उनको बिजनेस स्टार्ट करने का यानी कि काम स्टार्ट करने का उनको परमिशन मिलता है, कमेंसमेंट ऑफ, जिसको कि हम लोग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहते हैं, और तब कोई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको ये जो कंपनी का प्रवर्तन का ये जो चैप्टर है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये बेसिकली 11th क्लास बिजनेस स्टडी में है, बट अगर जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो अकाउंटेंसी में कंपनी अकाउंट आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो स्टूडेंट्स मेहनत से आप पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, और जल्दी ही आपको कंपनी अकाउंट उपलब्ध कराऊंगी। ओके।